हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 11 की कक्षा 11th की अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर है ये स्टैटिस्टिक्स का आंकड़ों का संगठन। अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझना है तो आपको इसका फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर भी बहुत अच्छे से समझना होगा। तो सबसे पहले हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं, आंकड़ों का संगठन। ठीक है, अब से पहले जो हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में और सेकंड चैप्टर में, वो हमने पढ़ा था आंकड़ों का संग्रहण और उसकी विधि। कौन सी विधि से हम आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं। और अब जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे आंकड़ों का वर्गीकरण। ठीक है, कि आंकड़ों का वर्गीकरण किस आधार पे किया जाता है, क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। वर्गीकरण करने के कई तरीके होते हैं और वर्गीकरण से जो है नतीजे निकलते हैं। हमें कोई भी नतीजा निकालना हो तो हमें वर्गीकरण करना ज़रूरी होता है। जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कबाड़ी वाले का। ठीक है, कबाड़ी वाला क्या करता है कि अपनी सारी चीज़ें जो है एक जगह इकट्ठा नहीं करता। ऐसा करता है वो नहीं, क्या करता है, सारी चीज़ों को अलग अलग करके रखता है। कैसे? जितनी भी धातु की चीज़ें होती हैं, लोहा तांबा, वो अलग करके रखता है। प्लास्टिक को अलग, बोतल को अलग, रद्दी को अलग, जितने भी मतलब कबाड़ी वाले के आइटम होते हैं वो उन सारे आइटम्स को अलग अलग करके रखता है। क्यों रखता है वो? ताकि जब फ्यूचर में उसको कोई भी चीज़ उसमें से बेचनी होगी या किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी किसी भी तरीके से, तो वो उसको आसानी से निकाल सके। लेकिन अगर वो सारी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके रखे तो क्या होगा, नतीजा निकालने के लिए जो है उसे परेशानी होगी। तो हम पढ़ते हैं अब अपरिष्कृत आंकड़ों के बारे में। अपरिष्कृत का मतलब क्या होता है? अपरिष्कृत का मतलब होता है वर्गीकृत आंकड़े, मतलब जो वर्गीकृत नहीं हुए हैं। हम जो भी आंकड़े इकट्ठे करते हैं उनको हम अपरिष्कृत आंकड़े मतलब अवर्गीकृत आंकड़े ही कहते हैं। बाद में हम उनको वर्गीकृत करते हैं। हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं 100 छात्र का। हमने यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स लिए हैं। अब मान लो इनके मैथ्स में या किसी भी सब्जेक्ट में हम मार्क्स लिख देते हैं कि किसी के 50 हैं, 10 हैं, 23 हैं, 25 हैं और कितने भी हैं। और हमें इसमें से कोई नतीजे चाहिए, जैसे कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 32 से या 33 से कम मार्क्स हैं या फिर वो फेल हैं, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 50 से ज़्यादा मार्क्स हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक पे गोला लगा लगा के देखना पड़ेगा, बहुत टाइम लग जाएगा। चलो ये तो 100 छात्र की बात थी, आसानी से हो जाएगी। अगर यही बात 1000 स्टूडेंट्स में या पूरी दिल्ली के स्टूडेंट्स में हो तो ये आंकड़ा कितना बड़ा हो जाएगा, ये आंकड़ा कितना भी बड़ा हो सकता है। इसलिए हमें इनको वर्गीकृत करने की ज़रूरत होती है। इसलिए हमें अपरिष्कृत आंकड़ों को वर्गीकृत करने की ज़रूरत होती है। इस तरीके से वर्ग बनाते हैं हम, फिर उसमें हम लिखते हैं कि क्या है। जैसे कि यहाँ पे हम मान लीजिए वर्ग बना लेते हैं और फिर हम इसमें लिख देते हैं कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं 30 से कम मार्क्स हैं, कितने पास हैं या फेल हैं, जो भी हैं, मतलब कुछ भी इसमें लिखना है और वर्गीकरण उनका करना है। तो हमें आसानी हो जाती है नतीजे निकालने में। हमने इसमें ये तो जान लिया कि अपरिष्कृत आंकड़ों को वर्गीकृत क्यों किया जाता है और ये इम्पोर्टेंट क्यों हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। ये एग्ज़ाम्पल सचमुच का है। सन 2001 की जनगणना। ठीक है, 2001 में जो जनगणना हुई थी उसमें लगभग 20 करोड़ लोगों को जो है लिया गया था। मतलब 20 करोड़ लोगों का सर्वे हुआ था कि उनके घर में कितने लोग हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, वगैरह वगैरह। वो बहुत कुछ आपको पता ही होगा, 11th क्लास में आ गए हैं आप, जनगणना क्या होती है। ठीक है, तो जब ये आंकड़े इकट्ठा होते हैं तब हम इनको अपरिष्कृत आंकड़े कहते हैं। अब 20 करोड़ लोगों में से अगर पूछा जाए कि कोई भी एक नतीजा निकाला जाए कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो 5 साल की एज से कम हैं, तो कितना मुश्किल होगा निकालना। लेकिन इन्हीं आंकड़ों को अगर वर्गीकरण करके लिया जाए, क्योंकि वो भी वर्गीकरण करके ही लेते हैं जनगणना वाले, लिंग के आधार पर, शिक्षा के आधार पर या फिर मेरिट स्टेटस के आधार पर, जाति, धर्म, किसी भी लड़का लड़की, मतलब कुछ भी बता दिया मैंने, लिंग और शिक्षा, पेशे के आधार पर कि वो क्या काम करते हैं, ऐसे वर्गीकृत अगर किया जाए तो ये कितना इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। फिर इसमें से हम कोई भी अगर नतीजा लेना चाहते हैं, जैसे हमारे देश में 2001 में कितनी लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं,
कितने बच्चे हैं, एजुकेटेड हैं, अनएजुकेटेड हैं, ये सारी चीज़ें जो है आसानी से हमें पता चल जाएंगी। आई होप कि आपको ये टॉपिक जो है क्लियर हो रहा होगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ समझाने की। अब हम यहाँ पर देखेंगे आंकड़ों का वर्गीकरण। ये तो हमने जान लिया कि आंकड़ों का वर्गीकरण हम क्यों करते हैं। अब हम देखेंगे कि आंकड़ों का जो वर्गीकरण है वो हम कितने प्रकार से करते हैं। ठीक है, वर्गीकरण को हम कितने प्रकार से करते हैं, तो ये 4-5 प्रकार से होता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। जिसमें सबसे पहले आता है कालानुक्रमिक वर्गीकरण। कालानुक्रमिक वर्गीकरण, नाम से ही पता चल रहा है। कालानुक्रमिक मतलब समय के आधार पर, काल के आधार पर। वो कोई सा भी हो सकता है समय, भूत, भविष्य, वर्तमान, कोई भी समय हो सकता है। ठीक है, ज़्यादातर तो भूतकाल में ही जो है ये लिए जाते हैं। जैसे कि ये सप्ताह के आधार पर, दिनों के आधार पर, घंटे, मिनट, सेकंड, साल, सदी और प्रतिदर्श, किसी भी आधार पर जो है ये हो सकता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे सन 2001 में जो है हमारे देश में इतना अनाज था और 2002 में इतना अनाज पैदा हो गया, तो ये इसमें एक डेट आ रही है ना, तो वो उसके आधार पर हो गया। नंबर 2 है स्थानिक वर्गीकरण। ये भी बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल नाम से समझ में आ रहा है। स्थानिक मतलब स्थान के आधार पर, जो जगह के आधार पर हो। जैसे कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आजकल कोरोना चल रहा है, सारी चीज़ें वो जगह के आधार पर ही बताते हैं। कैसे कि दिल्ली में इतने पेशेंट हैं, यूपी में इतने पेशेंट हैं, मध्य प्रदेश में इतने पेशेंट हैं कोरोना के, या इतने ठीक हो गए हैं, इस तरीके से। तो वो स्थान के आधार पे बताते हैं ना। अब ये देशों के आधार पर भी हो सकता है, मोहल्लों के आधार पे भी हो सकता है, राज्यों के आधार पे भी हो सकता है, किसी भी आधार पे, बस उसमें स्थान होना चाहिए। ठीक है। तीसरा होता है गुणात्मक वर्गीकरण। ये भी नाम से पता चल रहा है, मतलब गुण के आधार पर। गुण जैसे कि जो हमें नेचुरल मिलता है, जैसे कि लिंग के आधार पर, लड़का या लड़की है, या थर्ड जेंडर है, जो भी है। ठीक है। और आधार पर लंबा या छोटा, किसी भी आधार पर, मतलब गुण आप समझ सकते हैं, गोरा, काला, पतला, लंबा, मोटा, किसी भी आधार पर जो है गुण के आधार पर हो सकता है। अब इन सब की ज़रूरत कहाँ होती है जैसे कि जब पुलिस में या इस तरीके की जॉब लेने के लिए जाते हैं, तो वो देखते हैं ना कि कितने लोग इतनी हाइट से ज़्यादा हैं और कितने लोग इतनी हाइट से कम है। वहाँ एक हाइट बनाए रखते हैं कि इतनी हाइट के लोग हमें चाहिए। ठीक है, तो वो होते हैं गुण। नंबर 4 आता है मात्रात्मक वर्गीकरण। ये भी बिल्कुल नाम से समझ में आ रहा, बहुत ईजी है। मतलब मात्रा मतलब होता है ये छोटी ई की, बड़ी ई की मात्रा नहीं। मात्रा मतलब होता है क्वांटिटी के आधार पर। ठीक है। जैसे कि किलो, वो किलोग्राम में भी हो सकता है, टन और मन में भी हो सकता है। ज़्यादातर वज़न वगैरह इसमें नापे जाते हैं। मात्रा मीटर, लीटर, किसी भी चीज़ में हो सकती है मात्रा। ठीक है। क्वांटिटी किसी भी चीज़ में हो सकती है। तो फर्स्ट कालानुक्रमिक वर्गीकरण, दूसरा स्थानिक, थर्ड गुणात्मक और चौथा मात्रात्मक। ये मात्रात्मक वाला जो है ना, जो ज़्यादातर ये वज़न और लीटर, मीटर, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। तो आपको ये सारे समझ में, आई होप सारे समझ में आ गए होंगे ये चारों वर्गीकरण। अब हम आगे देखते हैं चर की डेफिनेशन मैंने बहुत अच्छे से समझा दी थी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में। ठीक है। तो चर में अब हम आगे बढ़ते हैं कि चर जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, स्वतंत्र और दूसरा होता है विविक्त। ठीक है, स्वतंत्र और विविक्त। स्वतंत्र और विविक्त। स्वतंत्र चर कौन सा होता है? स्वतंत्र चर वह चर होते हैं जिसमें सारी संख्याएं आती हैं, कोई सी भी संख्या हो, 1 2 3 आगे तक कितनी भी। ठीक है। बट्टे वाली संख्याएं जैसे 1/2, 2/3, 4/5, और पॉइंट वाली संख्याएं, रूट वाली संख्याएं, जितनी भी संख्याएं होती हैं, सारी टोटल संख्या जितनी भी होती हैं, सब स्वतंत्र चर में आती हैं। ठीक है, सारी इसमें संख्याएं आती हैं। इसमें जो ज़्यादातर निकाला जाता है वो निकाला जाता है भार, समय और दूरी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी संख्याएं जो हैं स्वतंत्र चर में आती हैं, और इसमें भार, समय और दूरी जो है ज़्यादातर निकाला जाता है। ठीक है, ये सारी संख्याएं इसमें आती हैं। अब हम आते हैं विविक्त चर के बारे में कि विविक्त चर क्या होते हैं। तो इसमें जो है सिर्फ निश्चित मान लिए जाते हैं। निश्चित मतलब
ऐसे सारी संख्याएं नहीं ली जाएंगी, इसमें सिर्फ निश्चित मान लिए जाएंगे, क्योंकि इसमें एक उछाल होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे समझाऊंगी बहुत डिटेल में। जैसे कि 10 से बीच 10 से लेकर 20 तक, 10 से 20 हम ऐसे नहीं कह सकते 10 और 20 के बीच में, 10 से लेकर 20 इस तरीके से देखना है। तो इसमें इस तरीके की संख्याएं आती हैं, जैसे 1 2 3 25 26। हम ऐसे नहीं कह सकते इसमें 25 से 26 तो कह सकते हैं, लेकिन 25 और 26 के बीच में नहीं कह सकते। ठीक है, जब मैं इसको प्रैक्टिकली करवाऊंगी, इसमें से क्वेश्चन करवाऊंगी, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये इस तरीके से नहीं कह सकते हम इसको, क्योंकि 25 और 26 के बीच में क्या संख्याएं आएंगी, 25.1 25.2 पॉइंट वाली संख्याएं आएंगी ना, बट्टे वाली संख्याएं, तो वो हमें विविक्त चर में नहीं लेनी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विविक्त चर में बट्टे वाली संख्याएं बिल्कुल नहीं आती। जैसे कि अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं 1/8 से लेकर 1/16 तक, तो ये विविक्त चर में माना जाएगा। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अभी तो आपने कहा कि बट्टे वाली नहीं आएंगी, इससे लेकर इस तक, इस तरीके से तो ये माना जा सकता है। लेकिन अगर हम कहें कि 1/8 से 1/16 के बीच में नहीं आएगा। ठीक है, जब ये आप इसके क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आई होप कि आपको स्वतंत्र और विविक्त चर जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्वतंत्र चर बहुत आसान है, विविक्त में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न यही है कि इसमें वैसे तो नहीं आते हैं, और इस चीज़ से आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें ज़्यादातर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़्यादातर सीधे सीधे रहती हैं। ठीक है, और जब इसके क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बेटा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, और इसका नेक्स्ट टॉपिक है बारंबारता वितरण, और उसको बहुत डिटेल से पढ़ाना है, उसमें लगभग आधा घंटा ज़रूर लगेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर रही हूँ, और मैं नेक्स्ट वीडियो में वो ज़रूर पढ़ाऊँगी, जल्दी अपलोड करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर कोई भी डाउट हो तो हमसे कमेंट में ज़रूर पूछें। मुझसे जितना पॉसिबल हो सकेगा मैं कमेंट में आंसर दूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।